बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज नाज़रीन बात करेंगे, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उसके बाद बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनके साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर इज़हार राय किया है। इस पर बात करेंगे। और जो नून लीग में इस वक्त मसले चल रहे हैं कुछ, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं, तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो वीडियोस लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स आपके बहुत आम होते हैं, उनका इंतज़ार रहता है। और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ के मिलते रहें बर वक्त। आइए मौजू की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ये वो एक किरदार है, वो एक कैरेक्टर है जिसने कुछ हालिया महीनों में बहुत शोहरत हासिल की है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शेर अफजल मरवत का नाम जान गया है। और इन्होंने तहरीक इंसाफ बहुत बाद में ज्वाइन की, कोई इतने पुराने भी नहीं है। वजह क्या हुई है इनकी मशहूरी की कि वो शख्स जिसे आज से 5-6 माह पहले कोई जानता भी नहीं था, इस वक्त एक तरह से वो पीटीआई का एक चेहरा बन चुका है। और पीटीआई के लोग और पीटीआई के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स उसे बहुत फॉलो करते हैं और उसकी बातों पर कान धरते हैं। वो भी तूफानी बिजली की तरह इधर से उधर, कभी इस सूबे में, कभी उस सूबे में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में जलसों पे जलसे कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, कॉन्वोकेशंस कर रहा है, कन्वेंशंस, माफ कीजिएगा, कन्वेंशंस कर रहा है, वर्कर कन्वेंशन कर रहा है। और उसने बहुत सारे लोगों को सूबा सरहद में, केपी में उसने पार्टी में शामिल भी करवाया है। तो शेर अफजल मरवत को लेकर कुछ ऐसी चेमागोइयाँ, कुछ कयास आराइयाँ और बल्कि कुछ इल्ज़ामात और तोहमात की भी एक ऐसी हमें लिस्ट देखने को मिली जिसमें शेर अफजल मरवत को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। और ये क्या वजह थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। नाज़रीन देखिए, कोई नाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। वजह यह है शेर अफजल मरवत की मकबूलियत की कि वो इस वक्त पीटीआई का मुकदमा लेकर अवाम में जा रहा है। पीटीआई में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कुछ उसके कानूनी पहलू देख रहे हैं, जो पीटीआई को इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं अदालतों में और फिर मुख्तलिफ इदारों के साथ जो उसके कानूनी पहलू हैं वो उसको देख रहे हैं, उसका सद्देवाब कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं वो पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ़ हैं कि जिस तरह से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया और जिस तरह से लीडरशिप इस वक्त तितर बितर कर दी गई, इधर उधर कर दी गई, तो उसके बाद पार्टी की तंजीमें नौ असरे नौ करने की बहुत ज़रूरत है और वो उन मामलात को देख रहे हैं। तो एक ऐसा चेहरा, ये जो दो काम मैंने आपको बताया, ये होते हैं बैकग्राउंड में। ये लोग ज़्यादा सामने नहीं आते और इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता पब्लिक में और मीडिया में और मीडिया टॉक्स में। लेकिन वो शख्स जो अवाम में जाता है, जो अवाम के जलसे करता है, उसे पजीराई मिलती है, वो ज़्यादा नेचुरली, ये एक कुदरती अमल है, वो नेचुरली अवाम के सामने ज़्यादा आता है, कैमरों के सामने ज़्यादा आता है, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा हलकों तक जाती है। तो गालिबन यही वजह है कि शेर अफजल मरवत जिस तरह से इस वक्त पॉपुलर है और जिस तरह से वो पीटीआई का मुकदमा लड़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, तो अवाम में उसकी पजीराई बढ़ गई है और मजीद बढ़ती जा रही है उसके काम की वजह से। अब ये एक और नेचुरल प्रोसेस है कि बाज़ लोगों को, अक्सर लोगों को कहना चाहिए, ये चीज़ अच्छी लगेगी जो पीटीआई के दिल से हमायती हैं, हमदर्द हैं, सपोर्टर हैं। लेकिन बाज़ लोग जो अपने आप को एक पावर पॉलिटिक्स का मंबा समझते हैं, विद इन पार्टी पावर पॉलिटिक्स जो होती है, और वो ये समझते हैं कि उनकी बात ज़्यादा सुनी जानी चाहिए, उन्हें ज़्यादा तजर्बा है सियासत का, उन्हें ज़्यादा तजर्बा है पार्टी चलाने का और इस किस्म के काम करने का, तो वो अपने आप को अंडरमाइंड समझते हैं। वो समझते हैं कि वो ज़ेरे दस्त हो गए हैं, जबकि वो पहले ज़बरदस्त थे किसी शख्स के आने से पहले। और इसकी वजह से फिर मुखालफत बराए मुखालफत नाम की चीज़ शुरू कर दी जाती है। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में को बहुत ज़्यादा तशवीश की ज़रूरत है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ज़ाती मुखालफत, शख्सियत की पसंदीदगी नापसंदीदगी, ये सामने आ जाती है इस किस्म के वाक़यात के बाद। शेर अफजल मरवत के बारे में मैं ये तासुर कायम किया है मैंने, और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो रॉन्ग नंबर नहीं है। शेर अफजल मरवत निडर आदमी है, दलेर आदमी है, मुंह पर बात कहने की जरूरत रखता है, चाहे उससे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो हक सच बात कहने की जरूरत रखता है। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग ऐसी शख्सियत को पसंद नहीं करते, चाहे वो बात दुरुस्त भी कर रहा हो। लेकिन क्योंकि वो एक दबंग किस्म का पठान बंदा है, वो खरी बात और मुंह पर बात करने का आदी है, तो उसकी वजह से बाज़ लोग अपने आप को अंडरमाइन फील करते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि उनकी हैसियत, उनकी वैल्यू
کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ایک مخالفت کا ایک عنصر ان کے گفتگو میں، ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ٹینشن، ایک تناؤ، ایک سٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کچھ ایسے لگتا ہے کچھ خلفشار ہے، کچھ ہیجان ہے ود ان پارٹی. یہ اس سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اس سے پریشان ہوا جائے جی کہ پارٹی میں دراڑیں آ گئی ہیں. پارٹی میں دراڑیں نہیں آئیں، یہ اختلافات پارٹیز کے اندر ہوتے رہتے ہیں. نون لیگ میں بھی یہ موجود ہیں آپ کے سامنے، اس پہ بھی میں ابھی بات کروں گا. پیپلز پارٹی میں آپ نے بلاول زرداری اور آصف زرداری کے درمیان جو جس قسم کے بیان بازی دیکھی، یہ باپ بیٹا ہے حالانکہ، تو اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہوا. تو ود ان پارٹیز یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ناظرین، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو صرف اپنے فوکس رکھنا چاہیے. 8 فروری پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جیسے کہ میں پچھلے ویلاگز میں عرض کرتا رہا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا لاہے عمل اختیار کریں، کس طرح سے نکلیں، کیسے ووٹ کاسٹ کریں اور پھر اپنے ووٹ پر پہرا کیسے دیں. اب پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کسی اور چیز کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیڈران کا معاملہ ہے، ان کو آپس میں یہ معاملہ سہار لینے دیں. ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے پارٹیز میں. اور سب سے احسن بات اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل کو جب بلایا گیا اڈیالہ جیل، تو وہ اپنے جو جلسے کر رہے تھے سندھ میں وہ چھوڑ کے پہنچے واپس اسلام آباد، راول پنڈی. عمران خان سے آج وہ ملے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ ملے ہیں، اور عمران خان صاحب نے رؤف حسن صاحب پر برہمی کا اظہار کیا ہے. رؤف حسن صاحب ایک پارٹی کے سینئر کوارڈینیٹر ہیں، اور ان کے چند ایک بیانات کی وجہ سے، اور پھر حامد خان صاحب بھی جیسے اس میں انوالو ہوئے، تو وہ یہ کیفیت پیدا ہوئی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے، اور یہ بقول شیر افضل مروت، مطلب وہ جب اڈیالہ جیل سے باہر نکل کے صحافیوں سے بات کرے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے شکایت کی ہے رؤف حسن صاحب کی، اور رؤف حسن صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا، یعنی کہ انہیں رؤف حسن صاحب کا رویہ پسند نہیں آیا عمران خان کو. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو بیرسٹر گوہر حسن جو موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی بات پہ سر ہلا کر تصدیق کر رہے تھے. تو اب یہ معاملہ بھی صاف ہو جانا چاہیے. اور اگر کوئی کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی ذاتی مخالفت کی وجہ سے کوئی بیان بازی ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بالکل سخت اور صاف واضح نقطہ نظر کے بعد اور موقف کے بعد اب یہ بات صاف ہو جانی چاہیے. شیر افضل مروت بہت اچھا لیڈر ہے، بہت اچھا وکیل ہے. اس نے عمران خان صاحب کا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے، پی ٹی آئی کا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے، اور اس سے بڑا زبردست کام کیا ہے. اور یہی ہونا چاہیے، ایک ایسے لیڈر کو اسی طرح سے کام کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے ڈرے بغیر اپنا ماضی و ضمیر اور جس چیز کو وہ سچ اور حق سمجھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے. تو یہ معاملہ میرے خیال میں تو اب یہاں ختم ہو جانا چاہیے. اب چلتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف. ناظرین، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، اور مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، میں خود حیران ہو گیا تھا یہ بات سن کے، اور بعض ذرائع سے جب اس کی مجھے تصدیق ہوئی تو پھر مجھے یقین آیا کہ بات درست ہے، ورنہ میں پہلے اسے صرف افواہ سمجھ رہا تھا، چیمہ گوئیاں سمجھ رہا تھا. اور وہ بڑی عجیب بات یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف نے ذرائع کے مطابق اپنی کابینہ کے نام تشکیل دے لیے ہیں، کہ یعنی اگر اسے حکومت ملتی ہے تو وہ حکومت میں آنے کے بعد کن کن لوگوں کو وزیر اور مشیر وغیرہ لگائے گا. تو اس نے اس چیز کی پلاننگ کر لی ہے. بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے حکومت ملنے جا رہی ہے، تو وہ اپنی کیبنٹ تشکیل دے چکا ہے، کابینہ بنا چکا ہے، بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بغیر کوئی جلسہ کیے ہوئے بیٹی کو بھیج رہا ہے ادھر ادھر. اور آپ کو یہ سن کر بہت شدید حیرت ہوگی جیسے مجھے ہوئی کہ اس کی اس مجوزہ کابینہ میں مبینہ طور پر اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے. جی ناظرین، اسحاق ڈار جو اس کا سمدھی بھی ہے اور اس کا رائٹ ہینڈ مین گنا جاتا ہے، اور جسے شہباز شریف کے 16 ماہ کے دور حکومت میں پراکسی وزیر اعظم تک کہا گیا تھا جب وہ آیا تھا لندن سے، اور اس نے آ کے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تھا جو پچھلے وزیر سے واپس لے لیا گیا تھا. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نواز شریف کی انسٹرکشن کے مطابق یہ پی ڈی ایم کی حکومت چلا رہا ہے، اور شہباز شریف کا کوئی اس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے. تو اتنا امپورٹنٹ شخص جو رشتہ دار بھی ہے، سمدھی بھی ہے اور پرانا ساتھی ہے، اگر اس کا نام مبینہ طور پر اس مجوزہ کابینہ میں شامل نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ نون لیگ اور مقتدرہ حلقوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ٹینشن، کہیں نہ کہیں کھچاؤ ہے، کوئی شک کی بنیادیں ہیں. اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے نواز شریف کو کہ بھائی یہ شخص ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں پچھلے چند سالوں میں جو کردار اسحاق ڈار کا رہا ہے وہ سب سے پرومیننٹ ہے، سب سے نمایاں ہے. یہ آدمی ناظرین میری نظر میں وہ جسے
जो किताब है ना, द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये किताब आप अगर पढ़ें, इसका दूसरा हिस्सा भी आ चुका है, तो आपको पता चलेगा कि बैरूनी ताकतें किस तरह से मुल्क में मौजूद लोगों को हायर करती हैं, उन्हें इंगेज करती हैं, उन्हें मुराद देती हैं, और उसके बाद किस तरह से वो उस मुल्क की इकोनॉमी का पट्टा बैठाते हैं, किस तरह से उस मुल्क की इकोनॉमी को, उसकी इक्तसादियात को तबाह और बर्बाद करके रख देते हैं, और किस तरह से गैर मुल्की IMF, वर्ल्ड बैंक और इस किस्म के कर्जों के चुंगल में फंसाते हैं उस मुल्क को कि फिर वो कभी भी उससे निकल नहीं सकता। कर्जा लेते हैं अब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, उस सख्त शराइत के साथ, फिर उस कर्जे को गैर तरक्याती प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, मोटरवेज बना देते हैं, मेट्रोज बना देते हैं, इस किस्म के काम जो अवाम के काम नहीं आएंगे, अवाम की फलाह बहबूद का कोई काम नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, कोई पाकिस्तान में ज़र मुबादला नहीं आएगा, ऐसा कोई काम नहीं करते। वो बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करते, वो बिल्कुल फालतू और शो केस टाइप के जो मंसूबे होते हैं, जिन्हें शो पीस बनाकर चमका दमका कर पेश किया जाता है आवाम को, उसमें वो पैसा उड़ा देते हैं, और फिर वो कर्जे वापस करने के लिए वेल्थ जनरेशन नहीं होती। कर्जा लिया जाता है कि आप वेल्थ जनरेशन करेंगे, उससे इन्वेस्ट करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। जब वो पैसे नहीं कमाए जाते हैं, गलत प्रोजेक्ट्स लगते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, तो फिर वो कर्जा भी बढ़ जाता है, मजीद कर्जा लेना पड़ता है, और उस पर सूद तो बढ़ता ही रहता है दिनों घंटों के हिसाब से। तो ये इसहाक डार ने क्योंकि ये काम किया, और वो मुक़्तदरा हल्के जो नून लीग को या उसकी हमायती जमातों को एक कोलैबोरेशन गवर्नमेंट में मिलाकर हुकूमत में लाना चाहते हैं, उनको भी ये शख्स अब काबिल कबूल नहीं है। आप इस शख्स की, इसहाक डार की काबिलियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त है, मुबैना तौर पर इसहाक डार उस मुजव्वज़ा काबीना में शामिल नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लें कि फिर ये मामलात कहाँ तक जा पहुंचे हैं। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के पास या उसकी पार्टी के पास या PDM की किसी भी जमात के पास कोई ऐसा मुआशी प्लान है, कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी है, या कोई एक मिनटों सेकंडों में चीजें ठीक कर देंगे। मिनटों सेकंडों की बात तो दूर है, उनके पास साल हर साल तक, दूर दूर तक पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने का कोई मुआशी, कोई इक्तिसादी प्लान उनके पास नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है मौजूदा तनाज़र में कि इसहाक डार नवाज शरीफ की मुंतखब करदा मुजव्वज़ा काबीना में शामिल नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात करेंगे। एक बार तो फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। अगर मेरे तज्जियात से आप मुत्तफिक हैं तो फिर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिए, बात दूर तक पहुँचती है। मैं आपके लिए दुआ कहूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।